स्वागत है आप सभी का एचएसएससी प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन की इस क्लास में। तो एक पीडीएफ है जिसमें प्रीवियस ईयर के एचएसएससी के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, जिस भी शिफ्ट में एचएसएससी पूछ चुकी है, क्योंकि एचएसएससी में प्रीवियस ईयर का एक अहम रोल होता है। तो आज हम कंप्यूटर का एक रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है, तो उसका है कंप्यूटर से, ब्लेज पास्कल का। और इसकी डिटेलिंग है कि फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहले गणना मशीन का निर्माण किया था, जिसे पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल कहते थे। और ये प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन है, ये केवल जोड़ घटा कर सकता था। मतलब है कि ब्लेज पास्कल ने कंप्यूटर से संबंधित है और उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी सबसे पहले जो सिर्फ जोड़ घटा कर सकती थी, क्योंकि पहले सिर्फ कंप्यूटर का मतलब होता था कि कंप्यूटिंग यानी काउंटिंग करना। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो इस वीडियो चैटिंग गूगल द्वारा जो स्टार्ट की गई है एंड्रॉयड iOS यूजर्स की, तो इसका नाम है DUO। इसकी घोषणा 18 मई 2016 को की गई थी तथा इसका 16 अगस्त 2016 को इसका उद्घाटन हुआ था। आगे कि ग्रुपवेयर क्या होता है, तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस कंप्यूटर के अंदर के पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर के पार्ट है जिनको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। आगे की ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें मेल बॉक्स कहते हैं। और ईमेल की स्थापना हुई थी 1989 में, जो आर टॉमिल्सन ने इसकी ईमेल की स्थापना की थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या कहलाता है, तो वो बारकोड कहलाता है। कि अधिकतर उत्पादों में जैसे कि सफ़ेद और काले रंग की जो लाइन बनी होती है उनको बारकोड कहा जाता है। बारकोड को बार रीडर के द्वारा इनपुट डिवाइस के द्वारा स्कैन करके उसका डिजिटल रूप से कंप्यूटर में भेजा जाता है और उसके बाद उसकी डिटेलिंग आ जाती है। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बी ब्लू कहलाती है, तो IBM है जो बी ब्लू कहलाती है, एक अमेरिका की कंपनी है। IBM का पूर्ण रूप है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्राउजर। ब्राउजर को वेब ब्राउजर के नाम से भी जाना जाता है और यह एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं। कुछ मुख्य वेब ब्राउजर है, इंटरनेट है, एक्सप्लोरर है, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, फ्लोक और गूगल क्रोम आदि। ये कई बार अलग से भी पूछे जा चुके हैं कि जैसे कि मोजिला के बारे में पूछ लिया कि ये क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित पद कौन सा है, यानी कि किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने हैं तो उसके लिए अपलिंक का प्रयोग किया जाता है। MAC क्या है, तो MAC है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकारों को साउंड कार्टून से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है MIDI मिडी का। मिडी की फुल फॉर्म की बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। ये विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र, कंप्यूटर और संबंधित संगीत और ऑडियो उपकरणों को जोड़ता है। यानी कि आजकल जो म्यूजिक यूज होता है उसके अंदर मिडी का यूज होता है, जो कि एक डिजिटल उदाहरण है। डिजिटल इंटरफेस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एड्रेस बुक में क्या होता है, तो एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, लोगों के नाम होते हैं, यानी कि पूरी डिटेलिंग होती है इंसान की, जिसको एड्रेस बुक बोला जाता है। ईमेल में एड्रेस बुक, फ़ोन नंबर, लोगों के एड्रेस होते हैं। एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है, तो IP में करता है। IP बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नियमों का एक समूह जो इंटरनेट जैसे कार्य करता है, निर्णय करता है कि DNS डोमेन नेम सिस्टम एक विशेष नाम है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान करता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट को URL के अंत में डॉट के नाम के बाद को डोमेन कहते हैं। DNS प्रोटोकॉल को 1980 के दशक में आरंभ किया गया था और विकसित और परिभाषित किया गया था। यानी कि एक क्वेश्चन में उससे रिगार्डिंग जितने भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के अंदर इसकी डिटेलिंग में ऐड किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो HSSC ने आज देख रहे होंगे कि किस किस पेपर में किस शिफ्ट में पूछे गए हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है फाइल मैनेजर, जिसे विंडोज़ 95 के बाद में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलीज करके शामिल किया गया था। आगे की कंप्यूटर द्वितीय आधारित संख्याओं का प्रक्रम करते हैं जो कि निम्न घटना का संघटक होता है, तो करते हैं 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है। पहला ईमेल कब भेजा गया, तो पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। और ईमेल के जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है इसके आविष्कारक थे रे टॉमिल्सन। टॉमिल्सन ने 1971 में पहला ईमेल संदेश भेजा था। उन्होंने 1972 में सर्वप्रथम @ चिन्ह का भी प्रयोग किया था। यानी कि सबसे पहले 1971 में उन्होंने पहला ईमेल भेजा और 1972 में @ जो हम लगाते हैं उसका प्रयोग भी, उसका खोज भी इन्होंने की थी 1972 में।
मुख्य स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेन मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी जिसको बोला जाता है। तो मेन मेमोरी किसको बोला जाता है, तो प्राथमिक मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। इसकी डिटेलिंग है कि मेमोरी के दो प्रकार है, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक मेमोरी को मेमोरी और सेमीकंडक्टर या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी इसके पहले के नाम है। दूसरी को सहायक या ऑक्सिलरी या फिर बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। CRM का पद का क्या अर्थ है? CRM का अर्थ है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस का @ था जो 1972 में रे टॉमिल्सन के द्वारा इसका चयन किया गया था। किसी डॉक्यूमेंट का यूजर के द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? तो उसको फाइल नेम कहा जाता है। किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा यूजर द्वारा दिए गए नाम को फाइल नेम कहा जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस प्रकार से जानते हैं? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे वर्ष 1969 में विकसित किया गया था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को क्या कहते हैं? यानी कि दो या दो से एक अधिक कंप्यूटर जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है उसको नेटवर्क का बोला जाता है। नेटवर्क का मतलब ये होता है किसी चीज़ का जाल या किसी चीज़ को जोड़ना। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रशेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम और प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था ARPANET। किसी टिपिकल नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर होता है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड की सूची को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेन्यू। यानी स्क्रीन पर जो आपकी कमांड जो कमांड आपको कंप्यूटर को देनी है या फिर जो भी ओपन करना है उसके लिए एक मेन्यू बार होता है जिसके ऊपर इसकी सारी डिटेलिंग दी होती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हर विंडो का अपना मेन्यू होता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू होता है। कई बार पूछा जाता है कि टाइटल बार कहाँ पर होता है? तो टाइटल बार होता है विंडो मेन्यू के नीचे। चिप इसका ही एक आम नाम है। चिप किसका नाम है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसको आईसी भी बोला जाता है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया। इसके संस्थापक थे जे.एस. किल्बी। कई बार इसका संस्थापक पूछा जाता है कि आईसी के संस्थापक कौन थे? तो आईसी के संस्थापक थे जे.एस. किल्बी। आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है और प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां है। आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किसको बोला जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला गया है। चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन 1842 तथा एनालिटिक्स इंजन 1833 का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। आगे के कंप्यूटर टाइपिंग में किए गए काम को मिटाने के लिए, किसी मोड से बाहर आने के लिए हम किसे दबाते हैं? यानी कि आप कंप्यूटर में टाइपिंग का जो काम है या फिर जो आपने काम करते हैं उसको हटाना है तो किस मोड का से उससे बाहर आने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? तो एस्केप की का यूज़ करते हैं। जो कंप्यूटर में सबसे लंबी की भी होती है वो एस्केप ही होती है। इसका प्रयोग किसी भी कार्य में जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला हुआ है उसे बंद करने के लिए उससे बाहर आ जाता है और एस्केप की के साथ कंट्रोल का प्रयोग करके स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट बंद करने के लिए एस्केप दबाना होता है और अगर स्टार्ट करना है तो एस्केप के साथ कंट्रोल दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। आधुनिक कैलकुलेटर का पुरोगामी माने जाने वाले मणिका का उपयोग कर बनाए गए कैलकुलेटिंग मशीन को क्या कहते हैं? तो अबेकस बोला जाता है। इसका आविष्कार ली काई चेन ने चाइना के थे जो 16वीं शताब्दी में किया था। यह प्रथम मशीनी कैलकुलेटर है। ईमेल में किस प्रकार का डेटा भेजा जा सकता है? तो ईमेल में ऑडियो, वीडियो, पिक्चर यानी कि तीनों टाइप के जो है ईमेल के थ्रू डेटा भेजा जाता है। उपरोक्त सभी है। ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि, फाइल, फोटो जोड़कर भेजा जा सकता है जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल का सब्जेक्ट संदेश के विषय के रूप में बताता है। MS फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किसने किया था? तो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग है रजिस्टर में होता है। फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज डिवाइस है, इसकी क्षमता कम होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट नहीं कर सकता। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि MS डोस है, MS विंडोज है, यूनिवर्स है या लाइनक्स है। हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप कोई भी साइट खोलते हैं तो उससे पहले आपका एक URL यानी कि एक ब्लू अक्षर में URL
/HTTP लिखा होता है, तो वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि किसी भी वेब पेज का पता होता है। URL इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है और सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। SCSI से क्या तात्पर्य है? SCSI से तात्पर्य है कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। आगे के 127.0.0.1 किसका उदाहरण है? यानी कि अगर ऐसा लिखा हो तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है लोकल लूप बैक एड्रेस का। इसको बोला जाता है लोकल लूप बैक एड्रेस। ओक्टल इक्वेलेंट है 7501 है। ये एक ऐसे ही इनको निकालने के लिए एक अलग से तरीका है इनका, मतलब कोई भी अगर संख्या दी जाती है तो उसका बाइनरी नंबर या फिर ओक्टल इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, एक मैथ के जैसे एक फॉर्म। ये इनकी पद्धति है कि ऐसे ऐसे लिखा हो तो उसकी संख्या 3 अंकों का द्विधारी कैसे लिखा जाता है, या किसी चीज़ को समूह में कैसे लिखा जाता है। हर आईपी एड्रेस का गठन किया गया है, तो हर आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, उसका गठन किया गया है 32 बिट्स में। आगे के सॉकेट और विनिशो को उदाहरण है किस सॉफ्टवेयर के हैं? तो एपीआई के हैं। एपीआई की फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर के दो मुख्य भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव्स, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर्स आदि। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट या DBMS आदि। डॉट मानव विश्व के सभी भाषाओं का पर्याप्त चिन्ह के लिए समायोजन का वादा करता है, तो है यूनिकोड। यानी कि जो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनका पर्याप्त चिन्ह के लिए किसका कौन समायोजन करता है? तो यूनिकोड है, जो आपके द्वारा दी गई द्वारा कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशेष कोड या नंबर प्रदान करता है, जो कि यूनिकोड विश्व की ज़्यादातर भाषाओं में बदला जाता है। यूनि से आप यूनिवर्स याद रख सकते हैं, जो कि यूनिवर्स कोड यानी कि भाषाओं के कोड को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेल मर्ज अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। मेल मर्ज का अर्थ होता है कि जैसे कि अलग अलग व्यक्तियों के पास भेजना है, मर्ज और पत्र एक ही है। जैसे कि हमें एक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी चीज़ है वो 10 बंदों के अलग अलग के पास भेजनी सेम है, तो उसके लिए मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। हम अलग अलग बंदे को टैग करके वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ़ॉन्ट शैली नहीं है? तो फ़ॉन्ट शैली नहीं है, बोल्ड भी होती है, इटैलिक भी होती है और सिंपल भी होती है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं होती। बोल्ड, इटैलिक और साधारण फ़ॉन्ट शैली है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट शैली नहीं होती। और हार्ड डिस्क डॉट में से एक छोटा कार्यक्रम चलाता है। जब आप कंप्यूटर आरंभ करते तो हार्ड डिस्क जो है कि बूट होता है, जैसे कि बूटिंग हो रही होती है कंप्यूटर स्टार्टिंग में, एक छोटा सा कुछ सेकंड का टाइम लेता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया है। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम से लोड होता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो वार्म बूटिंग होती है और एक होती है कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, यानी कि जैसे कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। या फिर जब पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट था लेकिन उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वार्म बूटिंग कहा जाता है। कार्य विश्लेषण की तैयारी को शामिल करता है तो वो करता है कार्य विश्लेषण की तैयारी को शामिल करता है तो करता है कैशे। कैशे CACHE मेमोरी का ही एक प्रकार है, जैसे कैशे मेमोरी, या फिर आपको स्पेलिंग मैंने बता दी है। कैश मेमोरी का एक ही प्रकार है। कैश मेमोरी CPU और प्राइमरी मेमोरी रैम के मध्य कार्य करता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, यानी कि सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर की होती है कैश मेमोरी। इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा किस उपकरण के द्वारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट में अपने PC में डाउनलोड भी कर सकते हैं। FTP के द्वारा हम अगर किसी अदर के पास भी, जैसे कि आप अभी ये फाइल या PDF पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास जो
अगर PDF किसी टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास आ रही है तो वो FTP के कारण ही आती है और उसी के द्वारा ही डाउनलोड होती है। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को क्वेरिटी लेआउट कहा जाता है। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को क्वेरिटी लेआउट कहा जाता है। कीबोर्ड कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइस है, वह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यह एक टाइपराइटर की तरह ही दिखता है। क्वेरिटी क्या है कि जैसे कि शब्दों को कीबोर्ड के अंदर जो वर्ड्स है उनको अरेंज किया होता है, जैसे कि बीच में QWERTY, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में कीबोर्ड पर नहीं होती। टाइपिंग उनके अलग अलग डिजिट अलग अलग नंबर है जो अलग अलग जगह होते हैं। तो क्वेरिटी है एक सीरीज बनाई गई है अल्फ़ाबेट की कीबोर्ड के ऊपर, उसको बोला जाता है क्वेरिटी, ना कि इसका कोई नाम है। इनमें से कौन सा MS एक्सेल में एक फार्मूला नहीं है? एवरेज A1 A6, यानी कि MS एक्सेल का प्रयोग मुख्यतः जोड़ घटा गुणा या किसी भी डाटा टेबल को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसे कि इज इक्वल टू एवरेज लिखकर A1 या A6 करते हैं तो उसमें जो टेबल है उसका एवरेज निकल आएगी। मीडियन है तो मिड निकल आएगा, और मीडियन है तो इसके द्वारा मतलब जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले के द्वारा हमें सम, सब्सट्रैक्शन या फिर जोड़ घटा जो कुछ भी करना है, लेकिन एवरेज है ये इसका फॉर्मूला नहीं है। MS एक्सेल में एक फार्मूला नहीं है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसे वर्कशीट भी कहते हैं, जो कि 1990 में MS ऑफिस के पैकेज के साथ कंबाइंड किया गया था। ENIAC कंप्यूटर के कंप्यूटिंग उपकरणों का एक उदाहरण है। तो पहली पीढ़ी का एक ENIAC कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। दूसरी में पहली पीढ़ी मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ENIAC कंप्यूटर पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मोसले ने किया था। ENIAC का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1 पेटाबाइट में कितने TB होते हैं? तो 1024 TB होते हैं। 1 बाइट में 4 निबल, 1 बिट में 4 निबल, 1 बाइट में 8 बिट, 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB और 1 GB में 1024 MB यानी कि मेगाबाइट, और 1 TB में 1024 GB गीगाबाइट। बिट सबसे छोटी यूनिट है, और इसके बाद है जो GB के बाद TB PB ये सब आते हैं। सी प्रोग्रामिंग निर्णय लेने के लिए निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लॉजिकल का। SQL में से निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटिंग एवं SQL स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज में की गई स्थितियों के अस्तित्व की अनुमति देता है? तो वो देता है AND। लॉजिकल गेट 3 है, एंड, और तथा नोट। यूनिवर्सल गेट है NAND तथा नोर। बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है फायर वायर का। कंप्यूटर में बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए फायर वायर पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ है एक पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्लूटूथ है जो एक सीमित क्षेत्र में ही अपनी नेटवर्क जोड़ती है। सी प्रोग्रामिंग में घोषणा इंक्लूड में हैशटैग इंक्लूड क्या है? तो वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सी प्रोग्रामिंग भाषा को 1970 के दशक में डेनिस रीची द्वारा विकसित किया गया था। सी कंपाइलर सारे मशीनों कंप्यूटरों पर कार्य करने में सक्षम है। SQL निम्नलिखित में से किस लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग SQL स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज में एकाधिक शर्तों को संयोजित करने के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है OR एंड OR नोट। ये तीनों लॉजिकल गेट है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है असेंबली भाषा को निष्पादन योग्य मशीन कोड में बदल देता है? तो असेंबलर होता है जो कि प्रोग्राम को असेंबली भाषा का निष्पादन योग्य मशीन कोड में बदल देता है। कंप्यूटर में 3 भाषा अनुवादक है, कन्वर्टर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर का काम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। असेंबलर का यूज होता है कि असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है। और इंटरप्रेटर हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलना होता है। यानी कि जो 3 भाषा कन्वर्टर है उनका यूज क्या है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन एक बार में केवल एक प्रोग्राम को ही बदलता है। OSI मॉडल की चौथी परत कौन सी है? तो OSI मॉडल की चौथी परत है ट्रांसपोर्ट।
OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस OSI का, यानी कि फुल फॉर्म विशेष ध्यान रखने योग्य होती, कई बार इसमें फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। OSI मॉडल में 7 परत है, लेयर्स है, परत है 7 एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। निम्न में से कौन सी प्रोग्राम में एक मान्य घोषणा है? तो इंटेमेन वॉइड। सी एक प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज है जिसका प्रयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको 1972 में डेनिस रिच ने बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। यानी कि सी एक जो सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको, ये एक हाई सी लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 1972 में डेनिस रिच के द्वारा बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। पूछ लिया जाए कि सी लैंग्वेज के प्रयोगशाला यानी कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया था? तो डेनिस रिच ने। SQL स्कीम में किसी मौजूदा डेटाबेस को चुनने के लिए में से किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है USE का। SQL स्कीमा में किसी मौजूदा डेटाबेस को चुनने के लिए USE स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। आगे इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा नहीं है। LISP, स्मॉलटॉक, पाइथन, स्ट्रिप्स, पैरालॉग, IPL, AIML, प्लानर, हस्कल, C++ आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की विशेषता है। आगे के कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां है? तो वो है 5 कंप्यूटर की, जो कि अभी फिलहाल 5वीं पीढ़ी चली हुई है। बात करें कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों की तो वो है पहली पीढ़ी, पहला यानी कि कंप्यूटर था जो 1940 से 1956 तक रहा था जिसको फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। उसमें कौन से पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे? तो यूनिवैक, एनिएक और मार्क 1 है जो कंप्यूटर यूज किए गए थे पहली पीढ़ी के दौरान यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। आगे की सेकंड जनरेशन थी 1956 से 1963 के बाद, जिसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर इसकी जगह यूज किया गया, लेकिन इसमें कोई विशेष कंप्यूटर का यूज नहीं हुआ। आगे की थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1964 से लेकर 71 तक, जो कि IC का इसमें यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आजकल हम सिलिकॉन की जो बनी हुई चिप है जो कि JS किल्वी के द्वारा जिसकी बनाया गया था, और भारत के बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा बनती है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें IBM सिस्टम 360, NCR 395 और B6500 कंप्यूटर का यूज हुआ। आगे की फोर्थ जनरेशन हुई 1971 से 1985 में, VLSI का इसमें यूज हुआ, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसमें तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की यूज हुआ, इसमें हुआ वेरी लार्ज, यानी कि उसमें जो चिप थी उसमें और भी एडवांस तरीके से बनाकर उसका छोटा कर दिया गया। IBM PCXT, एप्पल II, इंटेल 4004 इसके अंदर कंप्यूटर के यूज हुए। आगे है फिफ्थ जनरेशन जो कि 1985 से स्टार्ट होकर अब तक चली हुई है। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार हुआ था उसका रूप छोटा होता होता बिल्कुल अल्ट्रा लार्ज स्केल, बिल्कुल इतनी छोटी चिप रह गई जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से है। और आजकल जो भी कंप्यूटर है वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पीढ़ी के उदाहरण है। आगे है कि एक डेटाबेस तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए कौन सी बाधा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया गया था प्राइमरी कुंजी। एक डेटाबेस तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्राइमरी की का प्रयोग किया जाता है। किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी कुंजी होती है। प्राइमरी का अद्वितीय यूनिक होती है। प्राइमरी 2 प्रकार की होती है, सिंपल प्राइमरी और कंपोजिट मेमोरी प्राइमरी। एक डेटा प्रकार से दूसरे डेटा प्रकार में एक वेरिएबल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो टाइप कास्टिंग कहा जाता है, कि एक डेटा प्रकार से दूसरे डेटा प्रकार में वेरिएबल के रूपांतरण को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग सी लैंग्वेज में होता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को ULSI माइक्रो प्रोसेस पर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। ULSI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ है। इसका प्रयोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हो रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो श्रवण या शाब्दिक वीडियो के माध्यम से वार्तालाप करता है? तो चैटबॉट है, एक ऐसा है जो मतलब
बातचीत करता है शाब्दिक विधियों से। एक चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कृत्रिम बुद्धि है जो कि श्रवण या पाठ्यचर्या विधियों के माध्यम से वार्तालाप आयोजित करता है। इस तरह के कार्यक्रम अक्सर दृढ़ता से अनुकरण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक डेटाबेस में टेबल और कॉलम्स में डेटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि एक डेटाबेस में टेबल कॉलम में डेटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने के लिए इस प्रोसेसिंग को नॉर्मलाइजेशन कहा गया है, जैसे कि अभी आपका 4 शिफ्टों में एग्जाम होने के बाद में होगा। डेटाबेस में टेबल और कॉलम में डेटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने के लिए प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहा गया है। डेटाबेस में टेबल में प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं तथा प्रत्येक रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग के अंकगणित का काम करते समय सभी कैरेक्टर वेरिएबल पूर्णांक डेटा प्रकार में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि सी एक उस तरह लैंग्वेज है, इसका प्रयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। RDBMS में डेटा को डेटाबेस वस्तुओं में संग्रहित किया जाता है जिसे टेबल कहा जाता है। RDBMS पूर्ण रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल कॉलम और रा के कटाव से बने सेल से मिलकर बनी होती है। यही सेल टेबलों में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आगे है कि कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोलोग जो लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोलोग का फुल फॉर्म है कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 1972 में से लॉन्च किया गया था। एक यूडीपी डेटाग्राम की एक न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, तो एक यूडीपी डेटाग्राम की न्यूनतम लंबाई होती है 8 बिट्स। यूडीपी बोले तो यूज डेटाग्राम प्रोटोकॉल। निम्न में से किस आइटम का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में नहीं किया जाता? लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो मॉडेम का यूज है लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं होता। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। इसी के द्वारा ही हमारी बातचीत है जो रिसीवर के पास पहुंचती है और हमारे पास बैक आती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ डेटाबेस से डाटा को आसानी से वापस प्राप्त डालने और संभालने की आपकी मदद करती है, तो वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेबल में रिकॉर्ड को अनूठी पहचान प्रदान करने में मदद करता है, तो वो करता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की एक विशेष प्रकार की है की यानी कि कुंजी जिसका प्रयोग हम किसी रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए करते हैं। कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके थ्रू हम अपनी बातें या फिर अपनी जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, और आउटपुट होती है जो हम बाहर देख सकते हैं, कंप्यूटर हमें जो रिसीव करता है। कौन सा विकल्प कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं है, तो पेरिफेरल नहीं है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस आती है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गवा देती है, यानी कि रैम होती है एक रोम होती है। रैम के अंदर क्या है कि सूचना सिर्फ हम देखते हैं इतने साथ साथ स्टोर होती है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उसके साथ ही वो बंद हो जाती है और वो जो उसकी जो डिटेलिंग थी वो साथ ही में ही ख़त्म हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के बंद किए जाने पर सूचना को गवा देती है, और रैम एक टेम्परेरी और वोलेटाइल मेमोरी है जो कि दो प्रकार से है, स्टैटिक और डायनेमिक। ब्लूटूथ इसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPAN। प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या है, तो वो है डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का नामांकित पीस। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक क्लास का दृष्टांत। आगे की ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है, तो SMTP या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल है जिसे ईमेल प्राप्त करते और भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर साधारण सिग्नेचर का एक इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा की प्रमाणिकता को मुहैया कराता है। कौन सा वह इंस्टॉलर पैकेज फाइल फॉर्मेट है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किया जाता है MIS, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
किस प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में विभिन्न विकल्प एवं पसंद चुनने के लिए यूजर के हस्तक्षेप की जरूरत होती है? तो अटेंडेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में विभिन्न विकल्प एवं पसंद चुनने के लिए यूजर हस्तक्षेप की जरूरत होती है। जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तब अनेक विज्ञापन उन पर क्लिक किए बिना अचानक नजर आते हैं, तो यह अटैक का उदाहरण है। तो यह एडवेयर शब्द एडवेयर का अक्सर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए प्रयुक्त होता है जो कि विज्ञापन प्रदर्शित करता है जिसके लिए उपयोगकर्ता ने भले ही सहमति दी हो या ना दी हो। कौन सा विकल्प एक एंटीवायरस का कार्य नहीं करता है? तो एंटीवायरस का कार्य नहीं करता फाइलों को कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन आदि से बचाना होता है। आगे है कि बुलियन एक्सप्रेशन a+1 का एक समतुल्य निरूपण क्या है? तो उसका समतुल्य निरूपण है एक बुलियन एक्सप्रेशन PQ, PQR, PQRS, PQRST। परिणाम क्या है? तो वो है PQ। कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। सही विकल्प के साथ में वाक्य को पूरा करें। एक कंप्यूटर पर फायरवॉल है जो एक कंप्यूटर को अपराधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने की रोकथाम करती है। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है जो कि नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए सहायता प्रदान होता है। एक कंप्यूटर को अपराधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने के खिलाफ अधिक सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल को एक हार्डवेयर फायरवॉल का कॉम्बिनेशन। एक आईटी कंपनी में एक हेल्प डेस्क अपने ग्राहकों के तकनीकी सवालों पर जवाब देता है। आईटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक आईटी कंपनी अपने ग्राहकों के तकनीकी सवालों के जवाब हेल्प डेस्क के द्वारा देती है। सर्विस रिक्वेस्ट को प्राप्त करने और उसका प्रत्युत्तर देने में आईटी कस्टमर सपोर्ट एजेंटों की सहायता करता है। हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर विंडोज एनटी या विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? तो करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राथमिक पहल प्रणाली के रूप में फाइल एप्लीकेशन टेबल फाइल सिस्टम का एक स्थान ले लिया है, जिसमें एनटीएफएस एफएटी तथा एचपीएफएस के कई मायनों में बेहतर है क्योंकि यह मेटा डेटा के लिए अधिक सहायक। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टारवेशन का क्या अर्थ है? स्टारवेशन का अर्थ है कि जब एक थ्रेड किसी रिसोर्स के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार कर रहा है लेकिन दूसरे थ्रेड्स उसे इस्तेमाल कर रहे हों। साइबर धोखेबाजी का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग का पूरा करने के लिए में से कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अपने वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क डालने के लिए सही पद्धति कौन सी है? यानी कि जैसे कि आप सभी देख रहे हो जो अभी लिख रखा है स्क्रीन पे, ये वाटरमार्क होता है जो कि एक पेज के ऊपर जो बिल्कुल हल्की सी छवि जिसकी छपी हुई होती है इसको वाटरमार्क बोला जाता है। तो कैसे दिया जाता है वो? पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए, वाटरमार्क को सिलेक्ट कीजिए और गैलरी में कॉन्फिडेंशियल को सिलेक्ट कीजिए। यानी कि जो आप अभी देख रहे हैं वो एक सुमिसर लिख रखा है जिसपे या फिर एग्जाम पथ है, मतलब जो भी नीचे दिए गए जिसमें अक्षरों को प्रभावित करके जो प्रिंट है उसके ऊपर ना होकर नीचे लिखा गया होता है उसको बोला जाता है। आप एक पत्र के लिफाफा बनाना चाहते हैं तो वर्ड 2010 में लिफाफा बनाने की क्या पद्धति होगी? तो ये पद्धति होगी मेलिंग एनवलप्स पर क्लिक करके। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो है .docx। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है जो कि docx MS पावर पॉइंट का है, जो PPT MS एक्सेल का है XLSX। आपको अपने कारोबारी पार्टनर के साथ में कानूनी कारनामे के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शेयर करने की जरूरत है। पार्टनर के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले आपको सारी निजी सूचना हटानी होगी, जैसे लेखक का नाम क्रॉप किया गया इमेज डाटा। MS वर्ड 2010 में आप अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं? कंप्यूटर में ऐसे ही बड़े बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर फीचर्स को इस्तेमाल करके आप सेल्स में एक रेंज में से 11 और 30 के बीच के नंबरों को पीले रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं। तो MS एक्सेल 2010 निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपकी वर्कशीट में महत्वपूर्ण वैल्यूज को देखने के लिए हाईलाइट करने में आपकी मदद करेगी? हाईलाइट जैसे कि हम हाईलाइटर के जैसे कोई बुक में कोई स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो वैसे ही हाईलाइटर
का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें किस कमांड का यूज होता है, तो वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड। आपके पास एक सेल में एक लंबा टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट आपके पास एक सेल में एक लंबा टेक्स्ट है और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट कई लाइनों में दिखाई दे, तो आप MS एक्सेल 2010 में कैसे करेंगे। तो इसके लिए है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और अलाइनमेंट ग्रुप में होम पर क्लिक कीजिए और रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में, जैसे कि कंप्यूटर हेल्थ सर्विस स्पेशलिस्ट पूछे गए हैं, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये बहुत कम चांसेस है CET में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। HSSC में कोई कंडीशन नहीं कि नहीं आ सकते। ये प्रीवियस ईयर है तो आप इनका थोड़ा सा रिमाइंड साथ में कर सकते हैं। आप एक्सेल 2010 वर्कशीट की एक सेल में टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फेस थीम को बदलना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो करेंगे होम टैब एवं फ़ॉन्ट कमांड। कौन सा व्यू आपके लैपटॉप पर स्पीकर नोट्स के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को देखने में आपकी मदद करता है तथा जबकि उसी दौरान आपके दर्शकगण एक प्रोजेक्ट पर उसी प्रेजेंटेशन को नोट्स के बिना देखते हैं। प्रेजेंटर व्यू। शो क्वेश्चन हो गई, तो आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन और है शायद है।